ये बात साल 1831 की है दोस्तों, जब रॉबर्ट ब्राउन पहली बार न्यूक्लियस को एक सेल ऑर्गेनेल के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद न्यूक्लियस के भीतरी मटेरियल को डाइज की सहायता से स्टेन कर लिया जाता है और फ्लेमिंग द्वारा क्रोमेटिन नाम दिया जाता है। न्यूक्लियस जब इंटरफेज में होता है, यानी जब वो डिवाइड नहीं कर रहा होता है, तब उसमें न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स की एक हाईली एक्सटेंडेड और इलाबोरेट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे क्रोमेटिन भी कहा जाता है। ये वही क्रोमेटिन है जो कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स में फ्लोट करता प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ एक या फिर एक से ज्यादा की संख्या में न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, जो कि शेप में स्फेरिकल दिखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी से पता चलता है दोस्तों कि न्यूक्लियर एनवेलप, जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में मौजूद मटेरियल्स के बीच एक बैरियर की तरह काम करता है, वो फर्दर दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स का बना होता है। मेम्ब्रेन्स के बीच में 10 से 50 नैनोमीटर का स्पेस मौजूद होता है, जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन के कंटिन्यूएशन से ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है और बारीकी से देखने पर न्यूक्लियर एनवेलप में जगह जगह पर माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं, जो कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनते हैं, या फिर यूं कहा जाए कि आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन तक पहुंचे होते हैं। यही वो पैसेजेज होते हैं जिनके थ्रू आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, यानी दोनों डायरेक्शंस में आ जा पाते हैं। अगर संख्या की बात की जाए तो प्राय सेल्स में न्यूक्लियस 1 न्यूक्लियस पर सेल की संख्या में पाया जाता है, लेकिन फर्क सेल्स में ये संख्या वेराई कर सकती है। यहाँ तक कि कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिनमें न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता, यानी कि मैमल्स के मैच्योर्ड इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स और वास्कुलर प्लांट्स के सीप ट्यूब सेल्स।